Hi plus 2 students, how are you all? I think you all are enjoying your new class, and the first chapter you are learning also nicely, that is solution. I have made one video on the chapter solution. Today it is my second video on solution chapter, and in this video I will discuss with you the solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid में बात ये है कि अगर एक कंटेनर में आप एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रखते हो और उसमें सॉल्यूट को ऐड करते जाओ, the solute keeps on dissolving in it and the concentration of the solution increases. Now a stage will come, then you will see that no more solute dissolves in it. एक स्टेज ऐसा आएगा जब आप देखोगे कि सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो रहा है. नाउ इन दिस स्टेज आप इस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे? इस सॉल्यूशन को आप बोलोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये जो प्रोसेस था, जिस प्रोसेस में सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहा था, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन. नाउ वो जो स्टेज है, जिस स्टेज में कुछ सॉल्यूट अनडिसॉल्व जो है कंटेनर के नीचे जो है पड़ा रहेगा, तो इस सॉल्यूशन में हो क्या रहा है? इस सॉल्यूशन में ये हो रहा है कि जो आपके सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर चले गए हैं, वो पार्टिकल्स जो है अनडिसॉल्व जो आपके सॉल्यूट है उसके साथ कोलाइड करेगा और सेपरेट आउट हो जाएगा सॉल्यूशन से. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या तो क्रिस्टलाइजेशन. तो ये जो स्टेज है, जब आप देखोगे कि सॉल्यूट का अमाउंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है. और इक्विलिब्रियम आ चुका है मतलब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया. जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट है उसके अमाउंट में बाहर से अपरेंटली आपको कोई अमाउंट का चेंज नजर नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिसोल्यूशन प्रोसेस और प्रेसिपिटेशन प्रोसेस वो नहीं चल रहा है, दोनों चल रहा है लेकिन इक्वल रेट में चल रहा है. दैट मीन्स ये जो स्टेज है, ये स्टेज में रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन. सो I have tried to show you in this picture, in this diagram. This is a beaker. Suppose there is some water, you have kept some water in it and you are adding solute into it. And वो जो स्टेज है जस्ट नाउ जिसका मेंशन मैंने किया है, वो स्टेज यहाँ पे मैंने दिखाने का कोशिश किया. ये कुछ अनडिसॉल्व सॉल्यूट जो है यहाँ पे बॉटम में जमा हो गया है. अब ये जो पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे अनडिसॉल्व जो है कलेक्ट हो गया है, इसमें से सॉल्यूट के पार्टिकल्स जिस रेट में सॉल्यूशन में जा रहा है, जिसको हम डिसोल्यूशन बोल रहे हैं, उसी रेट में सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स चले गए हैं वो भी इनके साथ जब उनका हो रहा है वो सेपरेट होकर के इसके ऊपर आकर के डिपॉजिट हो रहा है. तो इस प्रोसेस का नाम है प्रेसिपिटेशन. जब प्रेसिपिटेशन का रेट मतलब क्रिस्टलाइजेशन का रेट और डिसोल्यूशन का रेट बराबर हो जाएगा, तब ये जो अमाउंट है अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट का, इसका कोई चेंज नहीं होगा. दिस रिमेन्स द सेम. और ये जो स्टेज है इसी को ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज. और ये जो सॉल्यूशन अपने बनाया इसका नाम है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी को आप डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हो. सॉल्युबिलिटी को आप ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हो. सॉल्युबिलिटी को आप मोल फ्रैक्शन से एक्सप्रेस कर सकते हो. सॉल्युबिलिटी को आप मोलरिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, मोल्स पर लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट ऑल दिस थिंग्स जो मैंने डिस्कस किया वही मैंने यहाँ पे लिखा भी बोर्ड में. कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि इसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है. इसको क्या क्या यूनिट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो वो भी मैंने लिखा है. और उसके बाद सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन है. सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of the solvent to make a saturated solution at a particular temperature. Remember, if the temperature changes, the solubility of the solid in the solvent also changes. So always we have to mention the temperature. जब भी हम solubility का बात करेंगे कोई एक particular solid solute का, तो हमें temperature जरूर mention करना है. तो this is what is the definition of solubility. Next we are going to discuss the factors on which solubility of a solid in liquid depends. Let us now discuss solubility of solid in liquid depends on what factors. First factor is nature of the solute and nature of the solvent. There is a saying that like dissolves like. एक solid solute उस solvent में dissolve होगा
जो कि उसके साथ केमिकली सिमिलर है। जैसे कि आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, बिकॉज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। वाटर हैज टू पोल्स, one is positively charged, another is negatively charged. You all know that oxygen atom present in water is highly electronegative, so oxygen atom will be partially negatively charged and that will act as the negative pole, and the hydrogen atom being less electronegative will carry a partial positive charge and it will act as a positive pole. So when suppose a ionic compound you are adding in water, then what will happen? The ionic compound, suppose it is sodium chloride. When you are adding sodium chloride in water, then what is happening? Sodium chloride has got Na plus ion and Cl minus ion. Now water is a solvent which is having a very high dielectric constant. Dielectric constant high होने का मतलब यही है, it is capable of cutting off the strong electrostatic forces of attraction between the Na plus ion and the Cl minus ion, and it restricts the recombination of the Na plus and Cl minus ion, and that's how the crystal gets split into two ions, and Na plus ion और Cl minus ion उनका क्या होता है वाटर में आने के बाद? वो देखिए, ये अगर आपका सोडियम आयन है तो आप देखिए सोडियम आयन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल जो है सराउंड कर लेते हैं, और सराउंड कर लेते हैं तो इनके बीच में होता है इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन किस तरह से होता है? सोडियम आयन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन एंड है, जो कि मैंने बड़े वाले गोले से दिखाया है और छोटे वाले गोले से मैंने हाइड्रोजन एटम को दिखाया है, तो ऑक्सीजन एंड बीइंग नेगेटिवली चार्ज इट विल अट्रैक्ट द सोडियम आयन, एंड इसी तरह से चारों तरफ से जो वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेगा वो अपना ऑक्सीजन एंड को पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द सोडियम आयन, एंड देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पोलर वाटर मॉलिक्यूल एंड द Na plus ion. And when this kind of interaction will go on, some amount of energy will be released. जिस एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी. In the same manner, the chloride ion being negatively charged, this will also be surrounded by the polar water molecules. But then in this case, the polar water molecule will point its hydrogen atom, which is partially positively charged, towards the chloride ion, because chloride ion is negatively charged. And this is how chloride ion और water molecule के बीच में भी there will be interaction and hydrogen energy will be released in this case. So when you have to split the ions, cation and anion, from a crystal, then you have to supply the energy, and this energy is called lattice energy. And the energy which is released when the ions come in the contact of water, then this energy which is released here, which I have just now told you as hydrogen energy, so the ionic compound will dissolve in water if the hydrogen energy exceeds the lattice energy. Lattice energy क्या है? वो एनर्जी जो कि आपको सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को सप्लाई करना होगा so that it gets split into ions in the gaseous state. वही एनर्जी को हम जो है लैटिस एनर्जी बोलते हैं. 1 मोल आयनिक कंपाउंड को जितना आपको देना पड़ेगा, that is the lattice energy. And if the lattice energy is less than the hydrogen energy, then the substance will dissolve in water. Now see what will happen. Ionic compounds क्या वो non polar solvent में dissolve करेगा? Answer is no. The ionic compounds they dissolve very less or almost they are insoluble, you can say, in non polar solvents like benzene, carbon tetrachloride, ether. ये सब में almost ना के बराबर ये soluble होते हैं. Now let us come to the covalent compounds. Covalent compounds they are soluble in non-polar solvents. कोवैलेंट कंपाउंड्स में कोई आयन नहीं होते हैं. सो कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली दे डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गया, वो उसमें ज़्यादा डिसॉल्व करते हैं. अगर आप एग्जांपल ले लो तो सोडियम क्लोराइड और शुगर में से कौन वाटर में ज़्यादा डिसॉल्व करते हैं और कौन अल्कोहल में ज़्यादा डिसॉल्व करते हैं? शुगर तो एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में भी डिसॉल्व करते हैं और जो अल्कोहल में भी डिसॉल्व करता है, लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी जो है अल्कोहल में काफ़ी ज़्यादा है देन कंपेयर टू वाटर. ऑन द अदर हैंड सोडियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन कंपेयर टू अल्कोहल. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं सॉल्युबिलिटी का, आयोडीन. आयोडीन इज ए कोवैलेंट कंपाउंड. आयोडीन जो है
ये वाटर में भी डिजोल्व करते हैं, अल्कोहल में भी डिजोल्व करते हैं, लेकिन आयोडीन की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल में काफी ज्यादा है देन कंपेयर टू वाटर। सो दिस इज व्हाट इज नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूट, जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिपेंड करते हैं और कैसे डिपेंड करते हैं ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नाउ आई विल डिस्कस द सेकेंड फैक्टर दैट इज टेम्परेचर, जिसके ऊपर भी solubility of the solid depends. On the basis of effect of temperature on the solubility of solid in a liquid, substances को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी में वो substances है जिनकी solubility टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते हैं। तो आप समझ ही रहे हो जो ये जो सब्सटेंसेस है इनके केस में जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशन। इस तरह से इस टाइप का सब्सटेंसेस का सॉल्युबिलिटी को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे दैट मीन्स यू आर सप्लाइंग हीट एनर्जी, तो अकॉर्डिंग टू लॉ शटलियर्स प्रिंसिपल जो आप बाहर से चेंज अप्लाई कर रहे हो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि जो चेंज आपने बाहर से इम्पोज किया वो रिड्यूस हो जाए। दैट मीन्स हीट एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो कंज्यूम तब होगा जब मोर एंड मोर सॉलिड सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन द लिक्विड, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। इनके केस में जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है दैट इज एंडोथर्मिक। तो एग्जांपल क्या क्या है, यहाँ पे मैंने सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया है। तो आप देखिए ये जो ग्राफ है पोटेशियम नाइट्रेट के लिए है, ये जो ग्राफ है ये सोडियम नाइट्रेट के लिए है। तो इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ये जो ग्राफ्स है इनको सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहा जाता है। सो दीज आर कंटिन्यूअस इन नेचर। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है KNO3, NaNO3, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, दीज आर द सब्सटेंसेस जिनका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे solubility also will increase. Now see there are some substances जिनकी solubility अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंटिन्यूअसली वो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये जो है नंबर में बहुत कम होते हैं। जैसे कि सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट मतलब Na2CO3.H2O, ये जो 3 सब्सटेंसेस का मैंने नाम बोला बहुत है, इतना ही आप याद रखो कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी वो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा। तो इसमें से एक मैंने दिखा दिया आपको सीरियम सल्फेट का। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी ऐसे भी बहुत लो है, लेकिन टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज कर रहा है। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज या तो डिक्रीज नहीं करते हैं, बिकॉज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आने के बाद उनमें कुछ चेंज हो जाते हैं। वो एक टाइप का क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरा टाइप का क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चेंजेस फ्रॉम वन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म टू अनदर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। जैसे कि जो है अल्फा फॉर्म से बीटा फॉर्म में चला गया, या तो कोई भी हाइड्रेटेड फॉर्म से एक दूसरा टाइप का हाइड्रेटेड फॉर्म में चला गया है, या तो हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में चला गया है। ऐसे में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आने के बाद जैसे ही ये चेंज होगा उनकी सॉल्युबिलिटी जो है अगर पहले इंक्रीज कर रहा था अभी डिक्रीज करेगा। सो हियर आई हैव शोन द ग्राफ, द प्लॉट फॉर द थर्ड कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज या तो डिक्रीज नहीं करते हैं। तो आप देखिए ये जो कैल्शियम क्लोराइड का डिफरेंट जो हाइड्रेटेड फॉर्म्स है, कैल्शियम क्लोराइड .6 molecules of water, कैल्शियम क्लोराइड .4 molecules of water, कैल्शियम क्लोराइड .2 molecules of water। अब देखिए जो ग्राफ है, पहले जब ये 6 molecule of water ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ सॉल्युबिलिटी पहले इंक्रीज कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में फिर से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हुआ, उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ, फिर ये कैल्शियम क्लोराइड 4 molecule of water में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फिर डिक्रीज करके फिर इंक्रीज हुआ, जब ये कैल्शियम क्लोराइड .2 molecules of water मतलब डिफरेंट हाइड्रेटेड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है। अब इधर में आ जाइए, नीचे वाला जो ग्राफ हमने दिखाया ये है सोडियम सल्फेट .10 molecules of water, दैट मीन्स सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट।
ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर का वैल्यू है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में आकर के सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, जिसका पहले तो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा था, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में आने के बाद ये जो है हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सारे जो वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन थे वो सारे जो है रिमूव हो जाते हैं और ये एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आफ्टर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करने लगते हैं जब वो एनहाइड्रस फॉर्म में चले जाते हैं। सो ये जो टेम्परेचर है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। In case of sodium sulfate decahydrate, the value of transition temperature is 32.4 degree centigrade. So these are the solubility curves which are discontinuous solubility curves, and here I have shown the continuous solubility curves. So देखिए सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके केस में इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है उसका चेंज, ये हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में कौन सा टेम्परेचर में चले जाते हैं 32.4 डिग्री में। तो इसलिए हमने लिखा है कि अबव 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड में ये जो है हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस फॉर्म में चले जाते हैं और बिलो 32.4 डिग्री में ये जो है हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। नाउ लेट अस स्टडी स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। Solubility of solid in a liquid we have finished. Now it is solubility of gas in a liquid. इसमें हम ये जानेंगे कि almost all the gases they dissolve to some extent in water. That may vary कि how much they will dissolve in water, but to some extent सारे gases जो है water में dissolve करते हैं. Now the factors on which solubility of a gas in a liquid will depend. First factor I have written, that is nature of the gas and the nature of the solvent. Gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, these gases they dissolve in a very small amount in water. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की solubility वाटर में ज़्यादा नहीं है, कम अमाउंट में वो डिजॉल्व करते हैं. Whereas gases like carbon dioxide, ammonia, HCl, they largely dissolve in water. Reason यहाँ पे क्या है? These gases, carbon dioxide, ammonia, they react with water. HCl gets dissociated as soon as it comes in contact with water. It gets dissociated into H plus ion and Cl minus ion. So they have got a strong affinity for water. So here also the principle is chemical similarity. The gas dissolves in a liquid which is chemically similar with it. For example, hydrogen, oxygen, nitrogen, just now I have told you, they dissolve to a very small extent in water, but they dissolve to a larger amount in alcohol. Alcohol में ज़्यादा अमाउंट में डिजॉल्व करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड भी लार्जर अमाउंट में अल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं देन कंपेयर टू वाटर. द रीजन बीइंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर है नेचर में, जबकि H2S, ammonia, these are polar, so they dissolve more in water. So this is what is the first factor on which the solubility of a gas in a liquid depends. Now the second factor is temperature. It is understood, it is quite easy to understand that if you increase the temperature of a liquid जिसमें gas dissolved है, if you increase the temperature of the liquid, then what will happen? Some gas will expel out from the solution. जो लिक्विड में गैस डिजॉल्व था कुछ उसमें से एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज किए हैं. यहाँ पे आप ला शटेलियर के प्रिंसिपल से भी इस चीज को समझ सकते हो. अदरवाइज इट इज अ वेरी कॉमन सेंस. अगर हम गैस जिसमें लिक्विड में डिजॉल्व है उस लिक्विड को हम हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को मिलते हैं काइनेटिक एनर्जी. They can easily overcome the forces of attraction and they can leave the liquid. ला शटेलियर का प्रिंसिपल से कैसे हम समझे? ला शटेलियर के प्रिंसिपल से इस तरह से आप समझ सकते हो, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. गैस जब डिजॉल्व करते हैं हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो गैस का डिसोल्यूशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गैस प्लस सॉल्वेंट प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशन प्लस इट. सो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन व्हाट विल हैपन? अकॉर्डिंग टू ला शटेलियर्स प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द बैकवर्ड साइड एंड दैट मीन्स सॉल्यूशन में से गैस जो है बाहर निकल आएगा. So solubility of gas decreases with the increase in the temperature. That is the conclusion.
After these two factors, the third factor which is very important and it influences the solubility of the gas in a liquid the most, that is pressure. Now we will learn the effect of pressure on the solubility of a gas in a liquid. For that, let us imagine a system. The lower part is solution and the upper part is a gas which is present at a pressure P, and the gas and the solution, they are having a dynamic equilibrium among themselves. That means जितना नंबर में गैसियस पार्टिकल सॉल्यूशन के सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है, उतना ही नंबर में सॉल्यूशन में से जो गैसियस पार्टिकल है वो बाहर भी आ रहा है. तो एक इक्विलिब्रियम है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है इन दोनों के बीच में. Now if we increase the pressure, what will happen? The gas will be compressed to a smaller volume. बहुत ही कम वॉल्यूम हो जाएगा आपने अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो सी पर यूनिट वॉल्यूम गैसियस पार्टिकल्स के जो नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. एंड दैट्स हाउ द striking of the gaseous particles with the surface of the solution, उसका रेट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. एंड दैट्स हाउ द गैसियस पार्टिकल्स के जो नंबर है एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन, दैट विल आल्सो इंक्रीज. दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, देन व्हाट विल हैपन? द solubility of the gas in the liquid will increase. Now this factor, it was quantitatively studied by a scientist जिनका नाम था हेनरी. हेनरी ने एक लॉ दिया है जिसका नाम है हेनरीज लॉ. उन्होंने कहा द मास ऑफ ए गैस व्हिच विल डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए liquid, you can say per unit volume of the liquid, that will directly depend upon the pressure of the gas which is in equilibrium with the liquid. So ये जो लॉ उन्होंने दिया, इसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि मास ऑफ द गैस m is directly proportional to P. So m is equal to constant K into P. So m is the mass of the gas dissolved in the liquid, P is its pressure and K is the proportionality constant जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? It will depend upon the nature of the gas, the nature of the solvent and the temperature. इसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये जो मास है ये कभी कभी I said the law says mass of the gas dissolved in unit volume of the liquid. तो यही जो है मास की जगह अगर नंबर ऑफ मोल्स पे हुआ और यूनिट वॉल्यूम अगर 1 लीटर में हुआ तो ये जो है कंसंट्रेशन मोलरिटी हिसाब से भी हम इसको ले सकते हैं. यू कैन टेक इट एज मास और यू कैन टेक इट एज ए कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, ये भी हम ले सकते हैं. ठीक है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. K is the proportionality constant. Now हेनरीज लॉ का एक और अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ये है, solubility of the gas in a given volume of the liquid is directly proportional to the pressure of the gas. और आपको पता है कि solubility को जैसे हम मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, solubility को हम मोलरिटी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड ये जो solubility है that will be directly proportional to the pressure of the gas which is in equilibrium with the solution at a particular temperature. In this time only Dalton, who was another scientist, उन्होंने conclude किया independently कि if a mixture of gases का मिक्सचर अगर कोई लिक्विड के साथ मतलब सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में जो है प्रेजेंट है, तो एक एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, आपको पता है कि मिक्सचर में रह करके एक गैस जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको उसका पार्शियल प्रेशर कहा जाता है. तो अगर एक गैस नहीं 3-4 गैसेस का मिक्सचर जो है अगर ये जो है सॉल्यूशन के साथ जो है लिक्विड के साथ अगर इक्विलिब्रियम में है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर जिसको हम उसका पार्शियल प्रेशर बोलते हैं वो क्या होगा? गैस का लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सॉल्युबिलिटी को अगर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिया जाता है तो हेनरी का लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? इट विल बी XA proportional to PA. That means XA is equal to एक और कांस्टेंट सपोज कर लो K डैश इंटू PA. A क्या है? गैस है, तो उसका मोल फ्रैक्शन और उसका पार्शियल प्रेशर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सो ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू 1/K डैश इंटू XA. ये जो 1/K डैश है इसको एक और कांस्टेंट जो कि हेनरीज कांस्टेंट है KH लिखा जाता है इंटू XA.
दैट मीन्स PA इज इक्वल टू KH इंटू XA, ये आ गया. दिस इज द मोस्ट usable form mathematical expression for Henry's law. Partial pressure of the gas is equal to Henry's constant multiplied by mole fraction of the gas in the solution. तो ये जो mathematical formula है, इससे हम जो है ज़्यादातर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. Now I would like to tell you some important points which are to be kept in mind from Henry's law. Because many times theory questions also are asked, जिसमें हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है. तो ये जो पॉइंट्स है, इनमें से फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर. दैट मीन्स जो KH वैल्यू है इट इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस. गैस जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, KH वैल्यू भी सेम टेम्परेचर अगर है, फिर भी KH वैल्यू जो है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस इट विल वेरी. सो these two points are almost same. KH is a function of the nature of the gas. ये दोनों पॉइंट सेम ही है. थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि greater the value of KH, lower is the solubility of the gas at the same partial pressure at a given temperature. Because KH is equal to क्या है, PA divided by XA. तो KH वैल्यू जितना बड़ा होता जाएगा, दैट मीन्स PA के नीचे जो XA आएगा, KH is equal to PA बाई XA. सो XA जितना डिक्रीज होएगा, KH वैल्यू उतना ही इंक्रीज करेगा. सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी एट द सेम पार्शियल प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर. तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. आपको डिफरेंट गैसेस का KH वैल्यू दे दिया जाता है और सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में ज़्यादा है. तो आपको KH वैल्यू देख करके बताना पड़ेगा कि KH वैल्यू जिसका हाई है उसका सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में कम होगा. उसके बाद हम आ रहे हैं लास्ट पॉइंट में. लास्ट पॉइंट में ये कहा गया है कि द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जाहिर सी बात है, बिकॉज अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो गैस तो एस्केप आउट हो जाएगा, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी. गैस की सॉल्युबिलिटी जितना डिक्रीज करेगा उतना ही जो है KH वैल्यू इंक्रीज करेगा. दैट मीन्स KH वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर देन KH वैल्यू ऑल्सो विल increase.